Hello everybody, welcome back to our channel. This is Praveen Pawar, your social science teacher, and let's start our today topic, that is economics chapter 3, money and credit. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट. इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पर्पज से भी. तो देखो, सबसे पहली चीज, छोटी छोटी टर्म जो हमें चैप्टर में दे रखी है. पहली चीज दे रखी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम क्या होती है? आपने एक चीज सुनी होगी, वस्तु विनिमय पद्धति, जो पुराने टाइम पे होता था कि अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हम पैसे के बदले क्या देते थे? सामान बदलते थे. तो उसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम. तो ये कह रहा है व्हेन गुड्स आर द डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स, जब वस्तुओं के बदले में डायरेक्ट क्या दिया जाए? वस्तु ही बेची जाए. देयर इज नो यूज ऑफ मनी, और बीच में कहीं पर भी पैसे का यूज ना हो, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं. अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें एक प्रॉब्लम जो हो जाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की. देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या कहता है हमें? व्हेन बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज. मान लो दिक्कत क्या है हमारे साथ? दिक्कत ये आ जाती है कि एक व्यक्ति है जिसके पास जूते हैं और एक व्यक्ति है जिसके पास ग्रेन है, गेहूं है. तो अब क्या करेगा? इसे अगर अपने गेहूं बेचने हैं तो ये ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जिसे जूते खरीदने हो, और जूते वाले को ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जिसे ग्रेन खरीदने हो. तो ये दोनों आपस में ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है? तो क्या ढूंढना पड़ेगा इन्हें कि ग्रेन जिसे लेना है वो ऐसा ढूंढ के आए कि मुझे तो जूते खरीदने हैं. तो पहले उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो जूते के बदले में गेहूं को भी खरीदे. अगर किसी को जूता तो बेच रहा है लेकिन उसे गेहूं नहीं लेना, तो ये आपस में व्यापार नहीं कर पाएंगे. तो इसी चीज को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि एक जो सामान बेचना चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति भी उसी सामान के बदले में खरीदना चाहे, तो इसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो बार्टर सिस्टम का फेल होने का मेन रीजन यही था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसका इसेंशियल फीचर हो जाता है, इसके बिना हम नहीं कर पाते थे. नेक्स्ट, हाउ डज यूज ऑफ मनी टू मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग. अब पैसा जब आया तो पैसे ने कैसे वस्तुओं को एक्सचेंज करना ईजी बनाया है हमारे लिए, हमें ये देखना है. पहली चीज, मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी को हम कैसे यूज कर सकते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए. जैसे हमने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में देखा था कि क्या चाहिए हमें? जूते बेचने वाले को एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उसके जूते भी खरीदे और बदले में गेहूं दे. अब वो चीज़ खत्म हो गई. अगर मुझे कुछ चीज़ बेचनी है, मैं उसके बदले में पैसे लूंगा और दोबारा पैसे देकर मैं अपनी चीज़ ले आऊँगा. तो ये कैसे काम करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से काम करता है. दूसरा, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हमने देखा था, ये उसकी ज़रूरत को ख़त्म कर देता है. सीधा सीधा हम मनी के थ्रू व्यापार कर सकते हैं. थर्ड, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटीज और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट. अब अगर किसी पर्सन को कोई भी सामान, यानी कि कोई भी वस्तु या फिर सर्विस, कोई भी किसी तरीके की सर्विस चाहिए, मान लो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर कोई भी जो भी हमारी हेल्पफुल कर रहा है, तो उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट पैसे देंगे, पैसे के बदले में काम कराएंगे, जितनी उसकी फीस होगी फीस देंगे और काम कराएंगे. हमें सामान नहीं ढूंढने की जरूरत पड़ेगी. तो मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट कराया वो क्लियर हुआ है, और ये कैसे रोल प्ले करता है, ईजी करता है हमारा एक्सचेंज मीडियम को. 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री बोर्ड पे लास्ट ईयर वाले सैम्पल पेपर में दे रखा था. नेक्स्ट, वाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है उसको सब एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं फॉर्म ऑफ एक्सचेंज के तौर पर? कोई ये भी तो कह सकता है कि भाई मैं पैसे नहीं लूँगा, मुझे तो मुझसे अगर तुम्हें सामान खरीदने हैं तो सोने के सिक्के लाओ या चांदी के सिक्के लाओ. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न क्या है? पहली बात, इट इज़ द ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. ये किसके द्वारा ऑथोराइज करे जाते हैं? जो भी कंट्री की सरकार होती है उसी के द्वारा चलाए जाते हैं. दूसरा, आरबीआई इशू द करेंसी. हमारे यहाँ पर ये वाला एमसीक्यू में पूछा जाता है, हु इशू द करेंसी. तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द करेंसी, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद उनके बिहाफ पर ही ये इशू करती है करेंसी को, अपने आप नहीं कर सकती. लेकिन इशू करने का काम किसका है? आरबीआई का काम है. फॉर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी. इनसे अलग, आरबीआई से अलग किसी के भी पास राइट नहीं है जो इंडियन की कोई नई करेंसी को लॉन्च कर सके. उसके बाद, द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया.
एक कानून बनाया गया है कि अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो जो हमारी मॉडर्न करेंसी है रुपी, हम उसी का ही यूज़ करेंगे और कोई भी दुकान वाला इसको मना नहीं कर सकता है ट्रांजैक्शन करने के लिए कि हम रुपीज़ में यूज़ नहीं करते। ये हो सकता है कि ऑनलाइन मना कर दे, फ़ोन पे नहीं ले रहे या पेटीएम वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कैश को उसे लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये किसके द्वारा चलाई गई है? आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू करी गई है। नेक्स्ट, अब छोटी छोटी सी टर्म है इस चैप्टर में जो हमें देखनी है। जैसे पहली चीज़ आती है डिपॉजिट। डिपॉजिट को क्या कहते हैं? डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिटेड विद द बैंक। तो डिपॉजिट कहाँ पे करना है? बैंक में। तो लोगों के पास कुछ पैसा जो बैंक में जमा होता है उसी को हम डिपॉजिट बोलते हैं। इट इज़ जनरली डिफाइंड एज एक्स्ट्रा कैश। ये ज़्यादातर क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा कैश बोला जाता है, क्योंकि बैंक में हम उसी पैसे को तो रखेंगे जिसकी हमें करंट में ज़रूरत नहीं है। भाई अगर ज़रूरत पड़ रही है तो बैंक में जमा क्यों करने जाएंगे, डायरेक्ट अपना व्यापार करेंगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा कैश होता है जो हम बैंक में जमा करें उसी को डिपॉजिट बोलते हैं। अब बैंक का क्या काम है? बैंक एक्सेप्ट करता है इस डिपॉजिट को और साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी देता है ऑन द डिपॉजिट। जो तुमने पैसा जमा करा वो पैसे का तो ध्यान रखेगा ही, उसके बदले में तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी देता है। इन दिस वे पीपल्स मनी सेफ विद द बैंक एंड अर्न एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो जिससे क्या होता है? लोगों का पैसा बैंक के साथ सुरक्षित भी रहता है और साथ साथ उन्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। अब इसी में अगली टर्म आती है डिमांड डिपॉजिट। तो डिपॉजिट हमने देख लिया क्या है? जमा करना। डिमांड मतलब उसी जो हमने पैसा जमा करा है, जब हमें ज़रूरत हो, जब हमें डिमांड, हम उसे निकाल सके। देखो, डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन द डिमांड। जो हमने पैसा बैंक में जमा करा है, अगर हम डिमांड होते, ज़रूरत होते हम उसको निकाल सके तो वो क्या बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। क्लियर है टर्म? नेक्स्ट, छोटा सा पूछ लिया जाता है चेक क्या है? चेक देखा है आपने? अब इस पे नीचे एक एमसीक्यू भी आया हुआ है, नीचे इमेज लगा रखी है, वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उसका एमसीक्यू कैसे पूछा गया था। पहले देखते हैं चेक क्या है। नॉर्मल देखा जाए तो चेक एक पेपर है। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग टू द बैंक। इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है किसे? बैंक को। टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, कि बैंक पे करे स्पेसिफिक अमाउंट जो हमने उसमें अमाउंट भर के दे रखी है। फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, जिस पर्सन ने वो बैंक में अपना चेक है उसके अकाउंट से, टू द पर्सन ऑन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, उस पर्सन के अकाउंट में जिसके नाम पर चेक इशू करा गया है। मान लो मैं पैसे लेने गया तो जो चेक मैं लेके जाऊंगा उसके बैंक से मेरे बैंक में पैसे आ जाए, उसे बोला जाता है चेक। तो नॉर्मल क्या है? एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि जितने इसमें पैसे भरे गए हैं वे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में। क्लियर है ये टर्म? नेक्स्ट, आगे हम देखें तो अगली चीज़ आती है, देखो बैंक, ये है चेक। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये, अगर दिख रहा होगा। अब इसमें से क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, ये टेक कर जनरल समझाने के लिए करी थी, इसकी जगह आएगा बियरर। ठीक है, बियरर वो होता है जो पैसा, जिसके बैंक में पैसा आएगा, यानी कि मान लो मुझे पैसा पे करना है तो मुझे जिस व्यक्ति को पे करना है मैं उसका नाम लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हम बैंक को कैसे भरते हैं। पहली बात, नाम भरेंगे जिसके नाम पर हमें पैसे देना है। मान लो मैं पैसे दे रहा हूँ तो जिस व्यक्ति को दूंगा मैं उसका नाम लिखूंगा। यहाँ पर डेट होती है, ये जो डेट भरी गई है ये वैलिड रहती है 3 महीने बाद तक। अगर पोस्ट डेटेड चेक है तुम्हारा, तो पोस्ट डेटेड चेक है तो उसके बाद भी ये 3 महीने बाद तक वैलिड रहती है। यहाँ पे हम भरेंगे अमाउंट, अमाउंट इन वर्ड्स 57,000, और यहाँ पे हम भरेंगे नंबर्स में 57,000। दूसरा, नंबर्स में भरने के बाद हमें क्या लगाना है? ओनली जरूर लगाना है, और यहाँ पे इसमें भरने के बाद ऐसे साइन जरूर लगाना है। इसका रीज़न क्या है? मान लो कोई आपने चेक भर के दे दिया और कोई बीच में घपलाबाजी करने का मन कर जाए तो वो यहाँ पे क्या कर दे, इन जीरो को बना दे 9, तो ये हो गया 57,999, 1,000 रुपये का चूना सीधा सीधा। और यहाँ पे आपने ओनली नहीं लगाया तो यहाँ पे आगे भी लिख सकता है वो। तो इस फ्रॉड गर्दी से बचने के लिए क्या करना है, इसमें भरने के बाद ओनली लगाए, यहाँ पर ये लगाएं। बाद में साइन किसके होते हैं? साइन होते हैं जिसके अकाउंट से पैसे कटेंगे, यानी कि मैं अगर पे कर रहा हूँ तो मेरे चेक है ना वो, तो मेरे ही साइन होंगे यहाँ पे। उसके बाद ये आता है आपका अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर भी देखो, इस पूरे चेक में केवल एक जगह बियरर का नाम होता है, यानी कि जिसको हम चेक पे कर रहे हैं वो होगा केवल यहाँ, जिसे हमें चेक पे करना है वो नाम होगा केवल यहाँ। बाकी सारी जगह पेयर का नाम होता है कि जो जो टैक्स दे रहा है। तो यानी कि देखो, अकाउंट नंबर पेयर का, साइन पेयर के, चेक नंबर पेयर का, बाकी सारी डिटेल किसकी होती है? पेयर की ही बाकी सारी डिटेल होती है। अब एक इसमें से जो एमसीक्यू बन के आया था
ये नंबर दे रखे थे ऑप्शन में, ये वाला इमेज दिया हुआ है, इमेज दे के ये ऑप्शन में दिए हैं, और तुमसे पूछा गया है चेक नंबर कौन सा है, तो जो ये आगे वाला है सिर्फ इतना, इसको बोला जाता है चेक नंबर। ये क्या है, ये तीनों के तीनों होते हैं कोड यूज बाय द बैंक, और ये क्या है अकाउंट नंबर। तो चेक नंबर उन्होंने पहले पूछा एमसीक्यू में, हो सकता है इस बार अकाउंट नंबर पूछ ले इमेज देके, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो चेक कैसे कैसे फिल करना है और क्या करना, क्लियर हो गया। बाकी जनरल प्रैक्टिस के लिए अपने घर पे जाना, पापा वापा से कहना एक बार चेक बुक दिखाओ और उस पर अच्छे से देखना क्या क्या डिटेल उसमें दे रखी है। क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट इसमें हमें दिया है व्हाट इज द यूज ऑफ मनी डन बाय द बैंक। जो पैसा बैंक में हम जमा करते हैं उस पैसे का मतलब बैंक क्या काम करता है। दूसरा, हाउ डू बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड हु नीड मनी। बैंक उनके बीच में मीडिएटर का काम कैसे करता है जिसके पास सरप्लस का मतलब ज़्यादा पैसे हैं और जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। तो बैंक का काम क्या है, देखो पहली बात, बैंक कीप स्मॉल पोर्शन डिपॉजिट एज कैश फॉर देमसेल्फ। जितना पैसा आप बैंक में जमा करने जाओगे तो उसका केवल 15% ही बैंक अपने पास रिजर्व करके रखता है, और बाकी क्या करता है टू पे द डिपॉजिटर ऑन द डिमांड। कि अगर, क्योंकि हमने ये भी तो देखा था डिमांड डिपॉजिट, कि मान लो मैंने पैसा जमा कर रखा है 1 लाख रुपए, अचानक से मुझे जरूरत पड़ जाए तो बैंक के पास पैसा होना भी तो चाहिए, पहला पैसा मेरा है, पहले मुझे भी तो देंगे। तो वो सबके 15% अपने पास रखता है, बाकी का यूज करता है आगे के लिए। बाकी 85 का क्या करेगा, दे यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू प्रोवाइड लोन। तो जो बचा हुआ 85% है उसको बैंक क्या करता है, लोन पर दे देता है दूसरे जरूरतमंद लोगों को। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। तो ये क्या कर रहा है, एक चैन बन गई ना। मान लो मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं जाके बैंक में जमा कर दूंगा, तो मेरा पैसा 15% रखेगा, मुझे थोड़ा बहुत लोन दे दे, उस पर इंटरेस्ट दे देगा, और जिसे ज़रूरत है उसे क्या देगा, उसे लोन पर आगे बचा हुआ पैसा सप्लाई कर देगा और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। अब इसमें बैंक की कमाई कहाँ होगी, बैंक की कमाई होती है बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट देता है ऑन लोन व्हाट दे आर ऑफर ऑन डिपॉजिट। यानी कि जो जिसने जमा करा है, मान लो मैंने अपना पैसा जमा करा है, मुझे भी वे इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो मेरे से उधार लेके गया उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, मेरे से इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट देंगे 5% का, तो जिससे उन्हें लोन दिया है उससे कितना देंगे, उससे लेंगे 10% पे। तो बीच का जो 5% पैसा बचा वो किसकी कमाई हो गई, वो हो जाती है डायरेक्ट बैंक की कमाई। जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन हमेशा ज़्यादा होता है किससे, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिपॉजिट से। सॉरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन जो है वो क्या होता है, कम होता है। देखो इसमें बात करें द डिफरेंस बिटवीन, ये लाइन भी एज इट इज एमसीक्यू में बन के आई हुई है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज मेन सोर्स ऑफ इनकम। मान के चलते, देखो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं हूँ, मेरा पैसा जमा कर रहा, मेरा पैसा जमा है, ठीक है, डिपॉजिटर हो गया जिसने पैसा जमा करा, तो डिपॉजिटर को बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया मुझे 5% का, कि मैं आपके पैसे पर केवल 5% इंटरेस्ट दूंगा। वहीं एक व्यक्ति है जिसे बोरोवर कहते हैं, तो बोरोवर से क्या करेगा, बोरोवर से तो चार्ज करेगा ना। तो बोरोवर से क्या करा, उसने पैसा चार्ज करा है, तो चार्ज करता है हमेशा इससे ज़्यादा, क्योंकि इसे तो 5% पे करने हैं, इसे डिपॉजिटर को बैंक को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, इससे चार्ज लेता है। तो इससे पैसा कितने % पे लेगा, 10% पे। तो अब इसमें क्या हुआ, जो इसमें से 10% कमाया उसमें से बचा हुआ 5% दे देगा इसको वापसी। तो बैंक के पास कितना बचा, बीच में 5% रह गया ना, तो यही 5% बैंक की इनकम हो जाती है। क्लियर है इतनी चीज़, ये 5% क्या हो जाएगी, ये बैंक की इनकम हो जाती है। चलो नेक्स्ट, इसमें जो मेजरली ध्यान रखने की चीज़ है वो यही वाली है, 15% अपने पास रखता है, 80% लोन पे दे देता है, और बाकी ये लास्ट के 2 लाइन, क्योंकि ये तो एमसीक्यू में आई हुई है और अलग से भी पूछ ली जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज क्रेडिट, राइट इट टू डिफरेंट एस्पेक्ट। देखो क्रेडिट को हम पढ़ेंगे, हर अलग अलग जगह क्रेडिट का अलग मीनिंग निकल के आता है। कहीं पर क्रेडिट होता है पैसे डालना, कहीं पर क्रेडिट का मतलब कुछ और होता है। क्रेडिट एक ये भी होता है कि जैसे तुम इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाल दो, फिर पूछते हो ना कि किसने एडिट करी या फोटो किसने खींची, एक होता है क्रेडिट देना, तो वो होता है, वो भी क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर के पर्पज से अगर हम देखें क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट बोला जाता है
सिर्फ और सिर्फ लोन को। हम इको में जो पढ़ेंगे क्रेडिट का मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है? लोन। और अब हमें क्रेडिट के बारे में बताना है, राइट टू डिफरेंट एस्पेक्ट बताने हैं। तो सबसे पहली बात, क्रेडिट लोन रेफर टू एन एग्रीमेंट, एक समझौता होता है इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद मनी, जिसमें जो लेंडर है, जो उधार देने वाला है, वो बोरोवर को, उधार लेने वाले को क्या करता है? या तो मनी दे सकता है, कोई वस्तु दे सकता है, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्योंकि हम उधार दे रहे हैं तो भविष्य में उम्मीद करेगा कि वो मेरा उधार वापसी आएगा, तो उसी को बोला जाता है क्रेडिट या फिर लोन। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रेडिट के दो एस्पेक्ट हमें पढ़ने हैं। पहला, क्रेडिट एज एन एसेट। तो क्रेडिट एज एन एसेट में हम मानते हैं इसकी पॉजिटिव साइड, कि ये अगर हम कोई लोन ले, वो लोन हमारे फायदा कराए और हमें आगे बढ़ाए, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उससे भी उबार दे और वो लोन भी पूरा हो जाए, तो हमारे लिए क्रेडिट क्या हो जाएगी? एक एसेट हो जाएगी। और वहीं पे उल्टा हो जाए कि हमने जो लोन लिया वो लोन भी ना चुका पाए, और जो हमारी जो इनकम का सोर्स था वो भी उसका लोन उतारते उतारते ब्याज में वो भी चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेब्ट ट्रैप। तो दो सिचुएशन होती है, क्रेडिट एज एन एसेट, क्रेडिट एज एन डेब्ट ट्रैप। देखो, पहला, इसलिए इसको पॉजिटिव साइड और इसको नेगेटिव साइड बोला जाता है। अब हम पढ़ें क्रेडिट एज एन एसेट। वैन द क्रेडिट हेल्प टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, जब क्रेडिट हेल्प करे कि जो हमारे करंट के खर्चे चल रहे हैं उसे सोल्व कर लें और कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीज द अर्निंग, तो हमारी प्रोडक्शन भी टाइम पर खत्म हो जाए और साथ साथ जो हमारी अर्निंग है वो भी पूरी हो जाए। तो थोड़ा सा ग्लिच आ गया था वीडियो में, कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट को हम समझ चुके थे। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट, समझौता है जिसमें लेंडर जो उधार देने वाला है वो उधार लेने वाले बोरोवर को कुछ ना कुछ चीज़ सप्लाई करता है। अब उसमें मनी भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकता है, लेकिन क्या सोचेगा? रिटर्न, प्रोमिस में, प्रोमिस ये मानेगा कि फ्यूचर में वो पेमेंट में रिटर्न करे। तो इसमें दो चीज़ हमने देखी थी, क्रेडिट एज एन एसेट, एसेट का मतलब संपत्ति, और क्रेडिट एज एन डेब्ट ट्रैप। तो एसेट वाला पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड कैसे? व्हेन द क्रेडिट हेल्प टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, जब हमारा क्रेडिट हमारे होने वाले खर्चे को भी पूरा कर दे, साथ साथ मतलब हमारे प्रोडक्शन को टाइम पे भी पूरा करा दे, और देयर बाय इंक्रीज द अर्निंग, और हमारी अर्निंग को भी बढ़ा दे, तो उसे बोला जाता है क्रेडिट एज एन एसेट। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल किसका है? एक सलीम नाम के व्यक्ति का था, वो जूता बनाने वाला है, तो उसके पास कॉन्टेक्ट आता है कि आपको 3000 जूते बना के देने हैं। क्रेडिट एज एन एसेट में हमें एक एनसीईआरटी में स्टोरी दे रखी है सलीम वाले की। तो सलीम क्या है? एक जूता बनाने वाला है। इसे क्या होता है? इसे ऑर्डर मिलता है कि आपको 5000 जूते का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम पे पूरा करना है। तो उसी को चीज़ में ध्यान में रखते हुए क्या करेगा? 5000 जूते के लिए उस पर एकदम से पैसा तो आएगा नहीं, तो वो दो तरीके से लेता है। वो क्या करेगा? लोन लेगा। तो एक तो काम वो करता है, कुछ पैसे उधार ले लेता है जिसने ऑर्डर दिया उसी को, दूसरा अलग से लोन ले लेता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखो, प्रोडक्शन जो है, जो डिमांड है वो टाइम पे पूरी हो जाएगी। भाई फिक्स चीज़ है या नहीं है? जब उसे जूते को ऑर्डर मिला है तो जूते बनने के बाद वे जूते बिकेंगे तो जरूर 100% बिकेंगे। तो रिस्क फैक्टर कितना है उसका? तो अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें, कैसे हम पॉजिटिव बताएंगे? रिस्क इसमें कैसे होता है? कम होता है। अर्निंग या इनकम क्या होगी? इनकम या उसकी अर्निंग हमेशा बढ़ेगी। क्लियर है? तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है। क्रेडिट एज एन एसेट में हमारा रिस्क बहुत कम होगा, हमारी अर्निंग ज़्यादा ही होगी, और साथ साथ हम लोन भी पूरा कर देंगे, और क्या करेंगे? जो पेमेंट है उसको भी हम उधार लेंगे। ठीक है? दूसरी सिचुएशन है क्रेडिट एज एन डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है जाल, यानी कि उधार जाल में फंस जाए जब। तो उधार जाल में कैसे फंसेगा? इन सम सिचुएशन सम क्रेडिट पुट द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर रिकवरी होना बहुत दुखदायक है, यानी कि वे पे कर ही नहीं सकते अपने लोन को, या हार्ड टू पे, बहुत मुश्किल ही ऐसा हो पाए कि वे जो उन्होंने लोन लिया है वे उससे भी पे ना कर पाए। एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज डेब्ट ट्रैप। ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है? डेब्ट ट्रैप बोला जाता है। अब इसका एग्जाम्पल दिया है हमारी एनसीईआरटी में स्वप्ना का। स्वप्ना क्या है? स्वप्ना लोन लेती है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए लोन लिया, ड्यू टू क्रॉप फेलियर। उसमें उसकी क्या हुई? क्रॉप फेल हो गई। पुश द पर्सन टू ए डेब्ट ट्रैप। अब उसमें क्या करना पड़ा उसे? एक साल उसकी फसल खराब हुई, उससे दोबारा लोन लेना पड़ गया। अब दोबारा लोन लेना पड़ गया, दूसरी बार भी उतनी अच्छी फसल नहीं हुई, तो जिससे क्या हुआ कि उसे अपना लोन पे नहीं कर पाई।
सी हैज टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड, साथ साथ उसे लोन चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी बेचना पड़ गया। अब ज़मीन का एक टुकड़ा भी बेचना पड़ गया तो इसमें क्या हुआ, उसकी सिचुएशन पहले से बेटर हुई या बेकार हुई? उसकी सिचुएशन पहले से और भी बेकार हो गई, ना तो पैसा आया ना अर्निंग आई। जो एक अर्निंग का सोर्स था उसके पास केवल उसकी ज़मीन, वो भी बिक गई। तो इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, सो इट वुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड ऑन द रिस्क। इसलिए अब दो सिचुएशन पड़ी डेब्ट ट्रैप में। डेब्ट ट्रैप में क्या देखेंगे, रिस्क क्या था, ज़्यादा था। ज़्यादा कैसे, एग्रीकल्चर है। अब भाई खेती में हम ये तो कह नहीं सकते मेहनत करेंगे या शॉर्ट फसल अच्छी होगी, नेचर पे डिपेंड कर रही है, बारिश हो ना हो, फसल खराब हो या क्रॉप पे कुछ भी हो जाए उसमें फसल खराब हो जाएगी, पैसा तो फसल के बाद में होगा ना। वहीं पे हमने देखा था एसेट वाले में, उसका शॉर्ट था कि आपका क्या होगा, आपकी जो जूते जो आप बनाओगे वो कॉन्ट्रैक्ट बिकेगा ही बिकेगा, तो रिस्क ज़्यादा। दूसरी बात, पेमेंट मुश्किल कर पाएगी, हार्ड टू पे नहीं कर पाएगी, तो जो उसका इनकम का सोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, इनकम का सोर्स भी खराब हो जाता है। तो ये दो सिचुएशन है क्रेडिट एज एन एसेट, जहां पर एसेट क्या है, शॉर्ट में समझो, एसेट क्या है, जब हम लोन लें, लोन को भी चुका दें और साथ साथ हमें एक्स्ट्रा फायदा भी मिल जाए, तो वो हो जाएगा एसेट। और जहाँ पे हमने लोन लिया ना तो हम लोन चुका पाए, साथ साथ हमें कुछ और अपनी जेब से खर्च करके देना पड़ गया, तो वो हो गया डेब्ट ट्रैप। दो सिचुएशन है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो छोटी छोटी टर्म और दे रखी है। व्हाट इज द टर्म ऑफ क्रेडिट एंड कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है, देखो पहली बात, इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेयरमेंट टुगेदर कॉम्प्रोमाइज इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट। टर्म एंड कंडीशन तुमने पढ़ी होगी, तो टर्म होता है शर्तें। तो लोन लेने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, तो क्या क्या शर्तों की जरूरत पड़ती है। पहली बात हम पूछेंगे कितने ब्याज पे हमें लोन मिलेगा। दूसरी बात हम पूछेंगे कोलेट्रल, गारंटी क्या रखोगे। इसी चीज़ हम पूछेंगे डॉक्यूमेंटेशन, कागज़ क्या क्या जमा कराओगे। चौथी चीज़ हम पूछेंगे मोड ऑफ रिपेमेंट, कि कैसे पैसे रिटर्न करोगे, कैश में या किसी वस्तु के बदले में या ऑनलाइन। ये चार चीज़ हम पूछते हैं और यही सब मिलकर क्या बोली जाती है, टर्म ऑफ क्रेडिट बोली जाती है, जिससे हम पैसा ले सकते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल सोर्स से। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सिस्टेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। जो ये टर्म ऑफ क्रेडिट है ये वेरी कर सकती है, यानी कि मान लो फॉर्मल से ले रहे हैं तो वे अपने हिसाब से कागज इकट्ठा करवाएंगे या फिर रेट देंगे। रेट भी सब अलग अलग दे सकते हैं कि कोई 5% पे ब्याज दे रहा है, कोई 10 पे दे रहा है, कोई 15 पे दे रहा है। उसके बाद दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर। ये किस किस पर डिपेंड करते हैं, उधार देने वाला और उधार लेने वाले दोनों व्यक्ति के नेचर पे। कोई उधार कम रेट पे लेना चाह रहा है, कोई ज़्यादा पे देना चाह रहा है, उसी के बेस पे टर्म ऑफ क्रेडिट होती है। अब बात इसमें एक टर्म आई थी कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है, इट इज़ एन एसेट, ये वो संपत्ति है दैट द बोरोवर्स ओन्स, जो किसके पास होती है, उधार लेने वाले के पास होती है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, वो अपनी ज़मीन दे सकता है, बिल्डिंग दे सकता है, व्हीकल्स दे सकता है, कोई यातायात का साधन रख सकता है, लाइव स्टॉक्स होता है, जैसे शेयर मार्केट वगैरह से हम स्टॉक्स खरीद के रखते हैं ना, तो उनकी भी तो पैसे में वैल्यू होती है, उनके स्टॉक्स दे सकता है, या डिपॉजिट विद बैंक, जो उसने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, वो सारी चीज़। तो ये क्या है, बोरोवर के पास कुछ ना कुछ संपत्ति है जिसको वो यूज करता है यूज कैसे करता है, एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। जो उधार लेने वाले के लिए गारंटी के तौर पर रखता है जब तक लोन रिपे नहीं करेगा। शॉर्ट में समझो, कोलेट्रल क्या है, एक गारंटी के तौर पर, अगर मैं उधार लेने गया तो मुझे कुछ ना कुछ गारंटी के तौर पर रखना पड़ेगा ना। जिस चीज़ को मैं गारंटी के तौर पर रखूँगा वो क्या हो जाएगी, कोलेट्रल हो जाएगी। अब इसमें ये सारी चीज़ कोलेट्रल के एग्जाम्पल है। ज़मीन भी, ये भी एक बार एमसीक्यू में आया हुआ है। अब इसमें मैं ज़मीन, बिल्डिंग, व्हीकल्स, जैसे कई बार कहते हैं ना, पैसा लेने जा रहे हैं, भाई है नहीं क्या रखेगा, मोटरसाइकिल रख आते हैं कि चलो भाई तू बाइक रख ले, जब मैं पैसा दे दूंगा उसके बाद रिटर्न कर दियो। लाइव स्टॉक्स, शेयर मार्केट, यानी कि जिसकी भी कुछ वैल्यू हो, कुछ अमाउंट हो, जैसे गोल्ड को भी रख देते हैं हम, सिल्वर को भी रख देते हैं, वो सब कोलेट्रल बन जाएगा। अब कंडीशन क्या है, इफ़ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, अगर उधार लेने वाला अपना लोन नहीं चुका पाता है तो लेंडर के पास राइट है, अधिकार होता है कि वो उसके एसेट को या कोलेट्रल को बेचकर अपनी पेमेंट रख ले, क्योंकि उसने उसी की गारंटी भी तो लोन लिया था ना, तो इसलिए काम आ जाता है। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाता है। आरबीआई कैसे सुपरवाइज करता है फंक्शन ऑफ बैंक को। पहली चीज़ आरबीआई, या फिर ये पूछा जाता है आरबीआई का क्या काम है। पहला काम, आरबीआई का काम है इशू द करेंसी। स्टार्टिंग में देख के आए थे,
जो नोट करंट टाइम पे चल रहे हैं 500 के, 2000 के, 10, 20, 50, 100 के, ये सारे नोट को इशू करने का काम किसका है? इशू करने का काम किसका है? आरबीआई का। दूसरा, मॉनिटर द वर्क कल्चर, ये मॉनिटर करता है वर्क कल्चर ऑफ बैंक को। जैसे ये देखता है आरबीआई ऑब्जर्व दैट बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू मेक प्रॉफिट। आरबीआई ये चीज़ देखता है कि बैंक केवल प्रॉफिट कमाने के लिए लोन तो नहीं दे रहे, क्योंकि अगर मान लो कोई बड़ा व्यक्ति लोन लेने आए तो वो लेगा करोड़ 2 करोड़ का, तो उस पर फ़ायदा ज़्यादा है बैंक को। और एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति जाएगा वो लेगा मुश्किल से 5,000, 50,000, 60-70,000, 1 लाख तक का, तो उस पर फ़ायदा कम है। तो बैंक कई बार ऐसा ना हो जाए कि बैंक थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ सोचने लगे और जो मेन पर्पज था बैंक का कि गरीब लोगों की भी हेल्प हो, वो हो ही ना पाए। तो उसको सुपरवाइज करने का, मॉनिटर करने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का ही होता है। और तो ताकि देखो बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए केवल बिजनेसमैन या ट्रेडर को ही पैसा ना दे, बट आल्सो स्मॉल कल्टीवेटर, छोटे छोटे कल्टीवेटर्स को या इंडस्ट्री वालों को या बोरोवर को भी पैसा दे। तीसरा, प्रोवाइड डायरेक्शन रिगार्डिंग टर्म एंड इंटरेस्ट, जो भी टर्म एंड इंटरेस्ट है, जिस रेट पर, जिस पर इंटरेस्ट पर ब्याज पर पैसा देगा, वो भी प्रोवाइड करता है ये। द कमर्शियल बैंक हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू हुम एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट। हर बैंक को ये बताना पड़ेगा कि वो कितने इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे रहा है और कितना % पैसा गरीबों को, कितना % अमीरों को, कितना मिडिल क्लास वालों को वो लोन पर दे रहा है। तो ये भी डायरेक्शन टर्म एंड क्रेडिट, क्योंकि ऐसा ना हो मान लो बैंक वाले एक तो 4% पे दे रहा है, अब ये कंपटीशन करने लग जाए अपने आप में अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, दूसरा आगे कहने लग जाए 2% पे दूंगा, 1% पे दूंगा, तो मार्केट कोलैप्स कर जाएगी ना, बैंक ही हिल जाएंगे सारे। तो वो ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, इसलिए उस पर भी टर्म एंड क्रेडिट पर भी नज़र कौन रखता है? आरबीआई रखता है। एक चीज़ और, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मतलब ये मत समझ लेना ये कोई ऐसा बैंक है जिसमें नॉर्मल होते हैं। आरबीआई को बोला जाता है बैंकर ऑफ बैंक। बैंकर ऑफ बैंक का क्या मतलब है? कि ये केवल और केवल निगरानी या लेन देन का काम किससे करता है? बैंक से करता है। ये कोई ऐसा सिंपल बैंक नहीं है, इसका लेना देना केवल किससे है? बैंक से है। तो इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया है कि कितने, जैसे हम देखते हैं कि करंट में $1 के बराबर 80 रुपये या 90 रुपये के आसपास चल रहा है, तो वो सब मॉनेटरी पॉलिसी का भी ध्यान आरबीआई ही रखता है। होल्ड अप पार्ट ऑफ कैश रिजर्व, ये अपने पास कैश रिजर्व रखने का बैंक को ऑर्डर देता है कि कमर्शियल बैंक जितने भी होंगे अपने पास कैश रिजर्व रखेंगे। जैसे हमने देखा था ना 15% कंपलसरी है, तो उसकी भी इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा ही आती है? आरबीआई के द्वारा ही आती है। आरबीआई इंश्योर दैट बैंक मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक कमाने के चक्कर में सारा का सारा ही लोन पे दे दे और जिसका एक्चुअल पैसा है वो लेने जाए तो उसे पैसा मिले ही ना। तो ये कोलैप्स या ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो उसके में भी आरबीआई ही ध्यान रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला ये छोटा सा क्वेश्चन बन के आया हुआ, वाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट बी अवेलेबल फॉर ऑल। क्रेडिट जो है रीजनेबल रेट पर सबके लिए अवेलेबल क्यों होना चाहिए, या फिर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। किसी देश की डेवलपमेंट के लिए सस्ता और अफोर्डेबल, सब जिसे प्राप्त कर सके, ऐसा लोन इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो सीधे सीधे बात करें, लोन है, लोन से क्या क्या फ़ायदे होंगे? अगर कोई मान लो मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, जैसे हमने सलीम वाला एग्जांपल देखा था कि वो जूता बनाने वाला है, अब उसे जूते का कॉन्टैक्ट मिल गया, तो उसके पास पैसे है नहीं, लेकिन उसे इतना पता है कि अगर मैंने ये कॉन्टैक्ट पूरा कर दिया तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो उसमें फ़ायदा क्या होगा? उसको क्या कर सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकता है। अब क्या होगा? इट इंक्रीज द लैंडिंग एफिशिएंसी इन रूरल एरिया। तो जैसे गाँव वाले एरिया में गरीब लोग हैं, वे भी इजीली लोन ले पाएंगे। दूसरा, इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल नीडी वंस एट चीपर रेट्स। ये हर जरूरतमंद तक के लिए, जैसे सलीम के थे, सलीम को जरूरत थी, हर तक के लिए ये पहुंच जाएगा अगर कैसा हो? सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड कराया जाए। बोरोइंग एंड बैंकिंग फैसिलिटी एक्सपेंड इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया। साथ साथ अभी तक जो केवल शहर वाले लोगों को पता है कि हम ऐसे लोन ले सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, वो गांव वाले और बैकवर्ड एरिया में भी बढ़ जाएगा। उसके बाद मेन पॉइंट आ जाएगा ये, इट इनहेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे? मान लो पहले मेरे पास काम नहीं था, जैसे सलीम है,
सलीम छोटा छोटा काम कर रहा था, अब उससे क्या हुआ, पैसे मिल गए तो उसने कॉन्टैक्ट पूरा करा, उसके पास पैसे हो गए, अब अगली बार बड़ा कॉन्टैक्ट उठा सकता है ना वो। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। डिपेंडेंसी ऑफ पीपल, जो लोग काम के लिए दूसरों पर निर्भर थे वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, रोजगार मिला ना उसे। अब अगर वही सलीम बड़ा दुकान वाला बन जाए, जैसे अभी तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल जूते का कॉन्टैक्ट पूरा कर रहा है, आगे जाके हमें पता लगे वो पूमा जैसी या लिबर्टी जैसी ऐसी कोई अपनी जूते की कंपनी खोलता हुआ दिख जाए, तो वो और लोगों को भी तो रोजगार देगा। तो क्या क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा रहा है, डिपेंडेंसी ऑफ पीपल को कम कर रहा है, या फिर सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, और साथ साथ जीडीपी भी बढ़ेगी, पैसा अगर आ रहा है तो ये सारी पॉइंट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, ये चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट वाला भी 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, तो ये 5 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आया हुआ है और पूछा भी जाता है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, फॉर्मल का मतलब अमंग द फॉर्मल सेक्टर पीपल टेक लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें ये एग्जाम्पल के तौर पे भी आए हैं। फॉर्मल सेक्टर वे हैं जो टर्म एंड कंडीशन फॉलो करें, जो डॉक्यूमेंट सारे काम मतलब अच्छे तरीके से करें, प्रॉपर उनका एक पैटर्न हो, उसको फॉर्मल बोलेंगे। जिसका कोई पैटर्न ना हो, अपनी मर्जी से चले, लोग बाय लोग वो वेरी कर जाए, तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। तो पहली बात, फॉर्मल में हम लोन कहाँ से लेंगे, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ध्यान रखना दोनों, बैंक तो ध्यान रह जाता है, कोऑपरेटिव ध्यान नहीं रहता इसमें। इनफॉर्मल में हम पैसे कहाँ से लेते हैं, मनी लेंडर, साहूकार हो गया, कोई व्यापारी हो गया जैसे सलीम ने जिससे कॉन्टैक्ट दिया था उसी से पैसा ले लिया था, कोई एम्प्लॉयर्स हो गया, या फिर रिलेटिव या फिर फ्रेंड। भाई सुना होगा स्टार्टिंग से ही कि कभी पैसा उधार ले रिलेटिव वगैरह से, दोस्तों से, तो वो पैसा वापसी आता नहीं है। वो वापसी क्यों नहीं आता, क्योंकि वो इनफॉर्मल है ना तो तुम डॉक्यूमेंटेशन रखवा रहे, ना कुछ कागज रखवा रहे, ना कोई डील हो रही। सीधा तुम्हारे दोस्त ने कहा भाई 10 रुपये उधार दे दे, तुमने 10 रुपये दे दिए, अब पता नहीं 10 रुपये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये हो जाता है इनफॉर्मल सोर्स। इसकी बात करें फॉर्मल में, पहले ही देख के आए थे, आरबीआई सुपरवाइज करता है इसको, इसे सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट, फॉर्मल सेक्टर गिव लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कागज वगैरह डॉक्यूमेंटेशन पूरी करता है, तो इसमें फ़ायदा है कि ये लो रेट पे पैसा हमें दे देता है। वहीं पर इनफॉर्मल वाले कागज तो कम लेगा, लेकिन इंटरेस्ट कैसे देगा, ये क्या देगा, चल तेरे पास कागज वागज दिए, ले जा लोन, पर मैं तुझे 10% पे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अपना भी तो फ़ायदा देखेगा कुछ। नेक्स्ट, इसमें क्या होती है, पहले इस वाले पॉइंट को समझो। फॉर्मल सेक्टर लोन रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के कागज़ की जरूरत पड़ेगी, कोलेट्रल गारंटी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादातर रिचर हाउस होल्ड ही हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले पाते हैं, क्योंकि गरीब व्यक्तियों के पास कई बार कागज ही पूरे नहीं होते। वे बैंक में जाएंगे, चक्कर लगाते रह जाएंगे कि ये वाला कागज लाओ, ये वाला कागज लाओ, उनके पास कागज होते ही नहीं है, तो जिस कारण से वे फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कोलेट्रल जरूरी भी है या नहीं भी, डिपेंड कर जाएगा बोरोवर से, जिससे आप उधार लेने जा रहे हो। मान लो रिश्तेदारों से उधार लेने गए, तो जरूरी नहीं है आप कुछ गारंटी के तौर पे रखो, ऐसे ही दे देंगे। किसी दोस्त से आपको मांगने हैं, वो भी ऐसे ही दे देगा, बट किसी साहूकार वगैरह से मांगने थोड़े बहुत रखवा भी सकता है। इसलिए इसमें ज़्यादातर जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, पुअर पीपल, वे यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो 5 मार्क्स का बन के आता है, डायरेक्ट 5 पॉइंट लिखे हुए हैं डिफ्रेंशिएट के तौर पर, हो जाएगा अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट, तो अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द SHG। तो SHG के पीछे बेसिक आइडिया क्या है, इसके हमें मेन ऑब्जेक्टिव समझाने हैं। देखो, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द SHG इज टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल रिसोर्स। मेन काम क्या था, प्रोवाइड कराया जाए फाइनेंशियल रिसोर्स, आर्थिक रिसोर्स को प्रोवाइड कराया जाए टू पुअर थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। गांव में जो गरीब, स्पेशली कौन, गांव में स्पेशली गरीब वुमेन के लिए कैसे प्रोवाइड कराएंगे, इनटू स्मॉल हेल्प ग्रुप, उन्हें इंकरेज कर दिया जाए स्मॉल हेल्प ग्रुप में। दे आल्सो प्रोवाइड टाइमली लोन्स, साथ साथ टाइमली लोन्स दिए जाए, और एक रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट हो, विदाउट कोलेट्रल भी दे दें। ठीक है, अब इसी कोई ये याद हो तो कोई बात नहीं, ये 5 पॉइंट याद रहना। SHG भी पूछा हुआ जाता है, पिछली बार केस बेस आया था इसमें से, इस बार मतलब 3 या 5 नंबर में भी आ जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट समझेंगे अभी हम इसमें कैसे करेंगे। देखो, पहली बात,
ये टर्म अपने आप डिफाइन कर रही है। एसएचजी का मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब अपनी सहायता खुद करो, ग्रुप बनाओ, अपनी सहायता खुद करो। तो जैसे तुमने देखा होगा एग्जाम्पल, दिवाली वगैरह के टाइम पे अगर हमें क्लास सजानी होती है तो हम सारे बच्चे मिलके क्या करते हैं कि अपने अपने हिस्से के, कोई 20 रुपये ला रहा है, कोई 25 ला रहा है, कोई 10 ला रहा है, सब पहले पैसे इकट्ठा करते हैं, उसके बाद सामान लेके आते हैं और अच्छे से खाना पीना पार्टी होती है और सजावट वगैरह भी हो जाती है। तो वो भी तो सेल्फ हेल्प भी है, अपने पैसे खुद लाए, खुद इन्वेस्ट करा। तो बस इसमें करते कैसे हैं देखो, ये मेनली ऑर्गेनाइज करा जाता है रूरल पुअर, गांव में गरीब लोगों को, स्पेशली गरीब वुमेन्स के। गरीब वुमेन्स क्या करती है? स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, जिसमें कितने मेंबर होते हैं? 15 से 20 मेंबर होते हैं। तो 15 से 20 मेंबर वाली वुमेन्स एक स्मॉल ग्रुप बनाएगी, क्या करेगी? कलेक्ट करेगी सेविंग अपनी इच्छा से, यानी कि 25 से 100 रुपये तक। ज़्यादा बड़ी भी नहीं सेविंग करानी, क्योंकि इतने पैसे होते ही नहीं। 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, जिस पे जितने हैं, डिपेंडेंस ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू सेव। जितनी उनकी एबिलिटी है सेव करने की, उसके ब्याज पर वे पैसे ले लेते हैं। अब इन पैसे का क्या होगा? पहली काम, मान लो हर व्यक्ति ने 15 से 20 मेंबर है, सब ने 100 रुपये जमा कर दिए, तो उनके पास इकट्ठे कितने हो गए? 1500 रुपये इकट्ठे हो गए। अब इसमें से इन 15-20 में से किसी एक वुमेन को जरूरत पड़ गई कि भाई मुझे अभी फिलहाल के लिए पैसा चाहिए, तो वे इस पैसे को उधार के लिए उसे दे देंगे, वे वापसी वहाँ पे आ जाएंगे। तो सेल्फ हेल्प आपस में पैसे इकट्ठा करके आपस में हेल्प कर रहे हैं ना। और क्या हो सकता है? टू प्रोवाइड लोन विदाउट कोलेट्रल। अब क्योंकि वे सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ये 1500 रुपये उधार देने के लिए उसे किसी कोलेट्रल या गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी तो मेंबर है, कुछ पैसे तो उसने भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसके बाद प्रोवाइड लोन एट रिस्पॉन्सिबल रेट। लोन जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, यानी कि ईजी रेट पर, यानी कि कई बार तो कोलेट्रल ले लेते हैं, कई बार कह देते हैं चलो ठीक है 1-2% इंटरेस्ट रेट ले लो, यानी कि बैंक से या कहीं से अगर महंगा मिल रहा है तो यहाँ पे बहुत सस्ता मिलेगा, और ईजी टर्म एंड कंडीशन, ज़्यादा महंगी शर्त कंडीशन भी नहीं रखते हैं। अब एक फ़ायदा और क्या है इसका, देखो जहाँ पे वुमेन इकट्ठी हुई बातचीत तो होगी, कॉमन सी बात है, वही फ़ायदा है। अब वुमेन को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन वेराइटी ऑफ सोशल इशू। अपने जो भी सामाजिक इशू चल रहे होते हैं, जैसे एजुकेशन कैसी करें, हेल्थ कैसी चल रही है, न्यूट्रिशन कैसा चल रहा है, साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, मारपीट वगैरह तो नहीं हो रही उनके साथ, तो इन सब चीज़ों में भी जहाँ 15-20 वुमेन एक साथ बैठेगी तो वे अपनी, जैसे बोलते हैं ना, है सखी बताइयो क्या चल रहा है घर में, तो वो वाला काम हो जाता है यहाँ पे। तो साथ साथ पैसे की तो हेल्प हो ही रही है, अपने मन की बात भी रख लेते हैं और वो वाला सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। क्लियर है? तो अगर एसएचजी आए, ये वाले 5 पॉइंट भी लिख दोगे तो इनमें से भी काम चल जाएगा, ऊपर वाला चाहे छोड़ भी दो। फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। एसएचजी का मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? हमें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को एक्सपेंड करने की जरूरत क्यों है? ये वही चीज़ है देखो जो हम पहले कर चुके। पहली बात, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल सोर्स। अगर फॉर्मल सोर्स बढ़ेंगे तो जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल पे, यानी कि जिसमें हमने देखा था हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, वो डिपेंडेंसी कम होगी, हाई इंटरेस्ट रेट कम होगा, नॉट बेनिफिट द बोरोवर मच। उसके बाद चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इसेंशियल फॉर कंट्री डेवलपमेंट। कंट्री की डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगी? जैसे हमने वहाँ पे देखा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिपेंडेंसी क्या होगी? डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और साथ साथ अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है तो जीडीपी भी तो बढ़ेगी पूरे देश की। तो इस तरीके से फ़ायदा हो जाता है। बैंक एंड कोऑपरेटिव शुड इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलर इन रूरल एरिया। ज़्यादातर कहाँ पे बढ़ानी चाहिए इन्हें? गाँव वाले एरिया में बढ़ानी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजन वाई द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड टू द सर्टेन बोरोवर? ऐसा क्या रीजन है कि बैंक कुछ बोरोवर्स को पैसा उधार नहीं देना चाहता है? भाई देखो, बैंक का काम तो यही है, पैसे उधार देने हैं, पर फिर भी कुछ लोगों को, जैसे गांव में या कुछ गरीब लोगों को पैसे उधार क्यों नहीं देना चाहता है? कॉमन चीज़ देखो, बैंक फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर में हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ नहीं होगी, बैंक नहीं दे पाएगा। वही चीज़ है, बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू बोरोवर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बैंक रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। बैंक को प्रॉपर कागज चाहिए एंड कोलेट्रल और गारंटी चाहिए, ताकि सिक्योरिटी रख पाएँ अगेंस्ट लोन। क्योंकि कई बार सम पर्सन फेल हो जाते हैं टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। कुछ लोगों के पास या तो कागज कम रहते हैं या फिर गारंटी के तौर पर रखने के लिए चीज़ नहीं रहती, तो बैंक उन्हें मना कर देता है। नेक्स्ट, द बोरोवर हु हैड नॉट रिपेड प्रीवियस लोन। कुछ बोरोवर ऐसे भी होते हैं जो पुराना लोन तो चुका नहीं पाए और अगला लोन मांगने के लिए आ गए, तो बैंक उन्हें भी मना कर देता है। थर्ड,
द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड दीज एंटरप्रेन्योर हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस विद हाई रिस्क। कई बार बैंक ये भी पूछता है कि आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो अगर बहुत हाई रिस्क वाला हुआ तो उसे भी बैंक मना कर देता है, क्योंकि इन द एंड डूबेंगे तो पैसे बैंक के ही। अगर मान लो उसका बिजनेस डूब गया, वो देश छोड़ के भाग गया, जैसे करंट में हमारे ललित मोदी वगैरह ये सारे एग्जाम्पल हैं भी, बड़े बड़े विजय माल्या हो गए, बड़ा बड़ा लोन ले रखा और फरार है, तो रिस्क किसे उठाना पड़ता है? बैंक को। तो इसलिए बैंक मना कर देता है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बैंक इज टू अर्न मोर प्रॉफिट अदर देन मीटिंग नंबर ऑफ एक्सपेंसेस। तो मेन प्रॉफिट यही होता है। कई बार बैंक ये सोचता है कि हमारा भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए ज़्यादातर उन लोगों को पैसा देता है जो सही सही अमाउंट लेने आए, यानी कि 5-10 लाख की लेने आ रहे हैं, उन्हें जल्दी पैसा देगा। फॉर दिस पर्पज इट हैज़ टू अडोप्ट जुडिशियस लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच इंश्योर फेयर एंड स्टेबल रिटर्न। इसलिए ये कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आते हैं जो फेयर एंड स्टेबल रिटर्न भी दे, यानी कि ऐसा नहीं है बैंक केवल पैसे पैसे दे दे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल चैप्टर हो जाता है खत्म। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, 1-2 देख लो, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। देखो अब क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा उठ गया है, सीधा सीधा नहीं आता। पहले कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट। सोर्स ऑफ क्रेडिट पहचानना है हमें। पहली चीज, नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। बैंक डू नॉट सुपरवाइज, बैंक कोई निगरानी नहीं रखता। तो कैसा हो गया? रिपीटेडली बोरिंग कैन लीड टू डेब्ट ट्रैप। अगर बार बार पैसे भी ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। तो सीधा सीधा क्या हो रहा है भाई, यहीं पे देख लो। फॉर्मल में तो बैंक सुपरवाइज करता है, कोलेट्रल की भी जरूरत है, तो फॉर्मल तो हट गया। लॉन्ग टर्म डेब्ट का हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्मल का ही पार्ट हो जाता है। तो कौन सा है इसका? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए नॉट अप्रोप्रिएट, ऐसी चीज जरूर पढ़ लिया करो। हम अप्रोप्रिएट वाली देख लेते हैं और बाकी गलत करे आते हैं। पहला, दिस ग्रुप हेल्प द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन, बिल्कुल सही बात है। दिस ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दोज लोन, चार्ज कभी कभी कर लेता है, कभी नहीं करता, अभी देखेंगे, इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 80 to 200 मेंबर, ज़्यादा बड़े मेंबर नहीं होते हैं, 15 से 25 मेंबर्स के आसपास ये लेते चलते हैं। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप ओनली, ये भी जरूरी नहीं है कि केवल हम क्या करेंगे, हम केवल और केवल क्या करें, मेंबर जो है वो बैंक से ही लोन ले, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो केवल और केवल कौन सी गलत है इसमें? केवल थर्ड वाली गलत है। बाकी भाई इससे भी कह सकते हैं कि चार्ज कर भी लेता है, और ये केवल ग्रुप से भी ले सकते हैं। तो केवल थर्ड वाली गलत है, बाकी सारी इसमें सही हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश लोन आर गारंटेड बाय द ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एम्प्लॉयर, फ्रेंड। कहाँ कहाँ से मिल रहा है? सीधा सीधा, बाकी बिना समझ में आए, दोस्तों से पैसा कौन सा मिलेगा? केवल इनफॉर्मल वाला। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ऑफर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से पे देगा? जब हम लॉन्ग टर्म में फिक्स डिपॉजिट करेंगे, लंबे टर्म तक पैसा जमा, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। वस्तु के बदले सीधा वस्तु बेची जा रही है, पैसे का कोई रूल नहीं हो रहा, तो कौन सा हो जाता है? बार्टर सिस्टम हो जाती है। क्लियर है? चलो बाकी वाली आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 6, 7 2 क्वेश्चन हो गए, 8, 9 और ये हैं तुम्हारा 10 हो गया। उसके बाद असर्शन रीजन 11, 12, 13, 14, 15, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो। साथ साथ अपने आंसर जब लगा लोगे उसके बाद अपने आंसर मैच कर लेना नीचे से। ये हो गए इनके सारों के आंसर 12 तक, और 13, 14, 15। एक केस बेस और दे देता हूँ, चलो इसे भी सोल्व कर लेना। ये है तुम्हारा केस बेस, इसके आंसर करो। लास्ट ईयर वाले बोर्ड में भी इसका केस बेस आया हुआ है, तो वो भी अपना पेपर उठाना सीधा, इसे पढ़ने के बाद उसे सोल्व करके देखना। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को दिखाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।